दोस्तों आज हम बीएड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये 2019 का मॉडल सॉल्व पेपर है। तो आज हम सॉल्व करेंगे, आप लोग ये देखते रहिए और ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा नंबर भी दिलवाएगा। और ये पूरी टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मातृदेवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। आप लोग बताएंगे किससे संबंधित थी। चलिए ठीक है, ये माता देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था, यानी बनाया गया था? तो ऑप्शन है बौद्ध गीतों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा और सिखों द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी सही है, जैनियों द्वारा बनाया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गीत गोविंद किसकी कृति है? तो जयदेव की है, कल्हड़ की है, कालिदास की है या राजा राव की है? तो ये गीत गोविंद जयदेव की कृति है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 में, 1674 में, 1680 में और 1670 में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अकाल तख्त का निर्माण इनमें से कौन सिख गुरु थे? गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु नानक देव? तो पाँचवें में जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। पाँचवें में आंसर सी होगा, गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने करवाया था। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या है? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, हेनरी द नेविगेटर। कोलंबस जो है वो अमेरिका की खोज किए थे और वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई? तो बम्बई में, सूरत में, सुल्तानाती में, मद्रास में। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में ही खोली थी। ओके, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। तो 8वें क्वेश्चन का फटाफट आप लोग आंसर देंगे। तो बेगम हजरत महल जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें ये लखनऊ से कार्यभार देख रही थी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 9वां, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? चंपारण, चौरा चौरी, बारदोली या साबरमती? तो 9वें का ये आंसर सही हो जाएगा। गांधी जी का जो नील किसानों से संबंधित आंदोलन था वो चंपारण से ही स्टार्ट हुआ था। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया आप लोग इसे ज़रूर याद रखें। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा जी गोखले, बीजी तिलक, सरदार पटेल या राजा राम मोहन राय। तो बीजी तिलक ने इसका संपादन किया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो ऑप्शन है हमारे पास दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से या साबरमती आश्रम से। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन 12वां नंबर, हमारे सौरमंडल का सब कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो 12वां का आंसर आप लोग जानते भी होंगे, बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति। तो इसका सी आंसर हो जाएगा शुक्र। हमारे सौरमंडल का जो ग्रह है वो पृथ्वी के समान कौन सा है? शुक्र है। तो शुक्र वाले पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन
टुंड्रा क्या है? तो टुंड्रा के बारे में ज़्यादातर आप लोग जानकारी लेने के लिए अगर हमारे वीडियो में बने रहे तो 13वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। टुंड्रा क्या है? ए पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय वन, सी शीत मरुस्थल और डी गर्म मरुस्थल। तो 13वां का सही आंसर हो जाएगा शीत मरुस्थल। टुंड्रा क्या है? यहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है। अब अगला चलते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दरअसल आप लोग इन्वायरमेंटल का पेपर अगर तैयार किए होंगे ढंग से तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजीएस्ट लगेगा। तो इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं, समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। तो 14वां का सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। अब 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया है दक्कन का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी लद्दाख का पठार और डी बघेलखंड का पठार। तो 15वां में सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लद्दाख का पठार काफ़ी अपनी सुंदरता के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन क्या रहता है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन दिया है ए कावेरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी गोदावरी। तो 16वां में सबसे सही आंसर हो जाएगा डी गोदावरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोडंग तट, उत्तरी सिरकरा तट। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा कोकर्ण तट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मालाबार तट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सोर्स कोड या सिस्टम कोड। तो 18वां में बी हो जाएगा ह्यूमन कोड, क्योंकि ह्यूमन पढ़ सकता है, आदमी पढ़ सकता है तो उसे ह्यूमन कोड कहेंगे। अब प्रोग्राम कोड क्या होता है? जो प्रोग्राम जो हम लोग को दिखता है उसके अंदर की क्या स्थिति होती है, किस कमांड से मिलकर बना होता है, वो प्रोग्राम कोड कहलाता है। खैर चलिए हम 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। तो 19वें की बात कर लेते हैं। 19वां में ऑप्शन ए काफ़ी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो इसमें क्या है? न्याहावा सेवा, मारमागोवा, तूतीकोरिन या कोच्चि। तो 20वें की बात करें तो 20वां में तूतीकोरिन सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, संवहनी वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ। तो 21वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? ए घरेलू खपत, बी वैश्विक खपत, सी स्वखपत, डी देशों के नागरिकों द्वारा की गई खपत। तो 22वां में सही आंसर हो जाएगा आपका ए घरेलू खपत। अब आते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पे। 23वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? जीएनपी साधन लागत पर, जीएनपी बाजार कीमत पर, एनएनपी साधन लागत पर, डीएनएनपी बाजार की कीमत पर। तो 23वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एनएनपी साधन लागत पर। ओके, तो आते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर, उत्पादक शुल्क, आयकर और कंपनी कर। तो 24वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बिक्री कर। दरअसल आप लोग पहले प्रश्न को पढ़ा करिए और इसके मतलब को समझा करिए, उसके बाद आपको ये जो भी विकल्प इसमें दिखाई देगा वो आपको काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएगा, कैसा है कैसा नहीं है। चलिए खैर अपने हम अगले 25वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत
G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? ए 2019, बी 2020, सी 2021, डी 2022। 2019 तो बीती गया है, कोई मतलब है नहीं है, आप लोग ने देख चुका है ऑलरेडी। करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे होंगे मेरे हिसाब से, और पढ़ना भी चाहिए। तो G20 शिखर सम्मेलन में 2022 में भारत मेज़बानी करेगा। ओके, तो टी इसका सही हो जाएगा। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बॉन्ड। तो 26वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चेक। वैकल्पिक मुद्रा का एक ऑप्शन है, मतलब वैकल्प में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 27वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ओके, तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1950, 26 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1950। तो 28वां काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछ सकता है आप लोगों से। तो संविधान पूर्णतः 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो 28वां का सी करेक्ट माना जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संसद, संविधान, संसद और राज्यों की विधायिकाएं। तो 29वां का सही आंसर हो जाएगा ए, भारत की जनता। दरअसल भारत में जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं जनता के ऊट पर ही होती हैं, तो भारत की जनता सर्वोपरि है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 29वां का आंसर ए। अब आते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 30वां नंबर है क्वेश्चन, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची से, कि राज्य सूची से, समवर्ती सूची से या अवशिष्ट विषय से? तो 30वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची से। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 31वां नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 33। तो 31वां का सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। ओके, ये काफ़ी 32वां नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, आ भी सकता है। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो 32वें नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। तो 32वें नंबर का सही विकल्प होगा वैधानिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार। ओके, अब आते हैं 33वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। 33वां नंबर है भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सी कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना और डी राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो 33वां का आप लोग आंसर फटाफट बताएंगे। तो 33वां का आंसर है ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये शुरू से ही संविधान की विशेषता, मुख्य उद्देश्य रहा है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और अच्छे तरीके से है। ठीक, 34वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 34वां नंबर है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है, मतलब कितना बहुमत वो प्राप्त करें? कुल मतदान का बहुमत हो, कुल हुए मतदान का 66%, कुल कराए गए मतदान का 50%, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। तो 34वां की बात करें तो 34वां का डी आंसर सही हो जाएगा, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है अपनी नीति को चुनना, शक्तिपुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की
शक्ति होना। तो 35वां नंबर ऑप्शन का सही विकल्प है बी, शक्ति पुंजों से तटस्थता। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 36वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों के सामने। भारत राष्ट्रसंघ का सदस्य कब बना? वर्ष 1945, वर्ष 1947, वर्ष 1950, वर्ष 1954। तो 36वां का सही आंसर है वर्ष 1945, वर्ष 1945। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। तो 37वें का सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 38वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? साहित्य अकादमिक पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो 38वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे अच्छा माना जाता है, तो ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? तो 39वें क्वेश्चन का आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी, विश्व बैंक। तो 29वें नंबर का सही आंसर होगा स्वीडिश सेंट्रल बैंक। ओके, सैंपल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जिम कार्बन, वाल्मीकि थापर, सैयद मॉन्टगोमेरी, अतुल सेठी। तो 40वां का सही आंसर हो जाएगा सी, सैयद मॉन्टगोमेरी। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला 41वां नंबर क्वेश्चन है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो में स्थित है, मतलब डॉट 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 वही रिक्त स्थान को बढ़ना है, को एक अधिकृत आवर्जन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। गुवाहाटी असम, कटक उड़ीसा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल है? पहला चीन, रूस, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। बी चीन, रूस, मंगोलिया, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। और सी चीन, रूस, मंगोलिया, ईरान, काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। फिर डी चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। तो 42वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, चीन, रूस, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 23वां नंबर क्वेश्चन जो है पूरी तरह से साइंस वाले बच्चे अच्छे ढंग से बता सकते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक या इनमें से कोई नहीं। तो 43वें का सही आंसर है सी, पारसेक। ओके, अब आते हैं 44वें पे। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामीन, राइबोफ्लोविन। तो 44वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साइंस वाले बच्चे कर भी सकते हैं, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। तो विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं 35वां क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमें लग रहा है साइंस से एकदम स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन, तो साइंस वाले बच्चे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आया है 45वां क्वेश्चन क्या है? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ओके, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, आइंस्टाइन, फेरल, कॉपरनिकस। तो ऑप्शन इसमें तो दो क्लियर लग रहा है, न्यूटन और आइंस्टाइन। तो आप इसमें से कंफर्म कर लें क्या हो जाएगा। तो 35वां का ए बिल्कुल सही माना जाएगा। अब आते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन पे।
तो 46वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 46वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, डीटीपी का विस्तार करें। तो डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दिल्ली टॉप पब्लिशर, डेस्कटॉप पर सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक। तो 46वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटी से डेस्कटॉप, पी से पब्लिशिंग। ओके, ऐसे याद रखेंगे आप लोग। अब 47वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो दवा व खाद्य पदार्थों का संरक्षण मतलब दवा और खाना कैसे सुरक्षित रख सकते, जैसे अचार वगैरह में क्या पड़ता है जिससे वह सुरक्षित रहता है? तो देखिए ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, बी बेंजोइक अम्ल, सी फार्मिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो 47वां का सही आंसर होगा बी बेंजोइक अम्ल। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, साइंस का क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग साइंस वाले बच्चे कृपया इसे ध्यान दें। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और केंद्रीय तंत्र। तो ये बीएससी बायो वाले बच्चे एकदम ईजीएस्ट ढंग से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 38वां क्वेश्चन सी मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु का बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में, तो कृपया मेरुरज्जु के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगवर्णांधता किस प्रकार का उपार्जित रोग है? संक्रामक, उपार्जित, अनुवांशिक, जन्मजात। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और कलर ब्लाइंडनेस, और आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत जगह आर्मी वगैरह में बहुत ज़्यादा डिमांडेड होते हैं। तो इसका ये क्या है, अनुवांशिक होता है, जैसे कि फैमिली वाइज से पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब रोग चलते रखते हैं, जेनेटिक रोग है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चीनी यात्री, 50वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो हर्षवर्धन, महमूद गजनवी, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था।